नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो पेपर 2 एसएसटी के लिए एक ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है जिसमें सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक से आप लोगों के लिए ऐसे टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं जो पेपर के दिन डायरेक्ट आपको इन्हीं वीडियो से देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे सिलेबस से ही पूछा जाएगा। सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। जो मैं आपको बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, वो सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रत्येक चैप्टर्स का निचोड़ आपके सामने रख दूंगा ताकि आपका कंसेप्ट, पीवाईक्यू, रिवीजन तीनों एक साथ होते हुए चलें। इस वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है, न्यू क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। कहने का मतलब है सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आपको कराऊंगा, बिल्कुल कम टाइम में करा दूंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, सब कुछ आपका एकदम क्लियर होता हुआ चलेगा। बस आपको काम क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है, बस समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर कहता है, सल्तनत काल में लाख वक्स की उपाधि किस शासक के उदार एवं दानशील स्वभाव के कारण दी गई थी। ये क्वेश्चन पेपर में आपसे 2 बार अब तक पूछा जा चुका है। यहाँ पर उस शासक का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा शासक का नाम? कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स भी बोला जाता है। लाख वक्स का मतलब है लाखों का दान करने वाला, यानी कि लाखों का दान करने वाला। इसको संज्ञा दी गई है उदार एवं दानशील स्वभाव होने के कारण। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर मैं कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं, इसने कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया, 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया। और ये गौरी का गुलाम था, है ना, गौरी का यह गुलाम था। इसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, सौर मंडल के किस ग्रह को विशाल गैसीय दानव कहा जाता है जिसका द्रव्यमान अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक है? बृहस्पति, शनि, वरुण या शुक्र? बृहस्पति मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। कैसा है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये विशाल गैसीय दानव ग्रह इसको भी कहा जाता है। गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह आपके कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं अगर गैसीय ग्रहों की बात करूं, गैसीय ग्रह जो गैस से बने होते हैं व तरल पदार्थों से बने होते हैं उनको गैसीय ग्रह बोलते हैं। बृहस्पति, शनि और वरुण और यूरेनस ये आपके गैसीय ग्रह हो जाएंगे। शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके कैसे ग्रह होते हैं? ये आपके होते हैं चट्टानी ग्रह, जिनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और आपको ये भी बता दूं, जो गैसीय ग्रह होते हैं इनको बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बाहरी ग्रह मतलब कि जो बड़े ग्रह होंगे उनको ही बाहरी ग्रह बोलेंगे। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बृहस्पति हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको बेहतर ढंग से भी समझा दूंगा, थोड़ा सा इंतजार आप लोग कर लीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कहता है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को पुनः परावर्तित कर संचार प्रणाली को संभव बनाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनके विकल्प भी आपके सामने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन सभी का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। शायद 1 या 2 क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो आपसे पूछा है यहाँ पर रेडियो तरंगों के बारे में, है ना। तो रेडियो तरंगों के लिए कौन सी वायुमंडल की परत जानी जाती है? आपका जवाब हो जाएगा आयन मंडल, थर्मोस्फीयर जिसको बोलते हैं। इसको ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। आयन मंडल को ताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। और इसको बाह्य मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 नाम इसके हो जाएंगे। क्या? एक तो बाह्य मंडल आयन मंडल को ही बोलेंगे, ताप मंडल थर्मोस्फीयर इसी को ही बोलेंगे। और ये जो बाह्य मंडल है और बहिर्मंडल, इन दोनों में अंतर होता है। एक आपका होता है इस प्रकार का बहिर, ये सबसे अंतिम वाला होता है जिसमें तरल अवस्था में गैसें तैरती हैं। और ये बाह्य होता है लास्ट से पहले वाला, जिसको आयन मंडल, ताप मंडल, बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। उत्तर आपका हो जाएगा डी विकल्प। अगर मैं बात करूं क्षोभ मंडल की, मैंने कई बार आपको बताया है, मौसम की जितनी भी घटनाएं आपकी घटित होंगी
आंधी, तूफान, ओला, बारिश सब कुछ आपका क्षोभ मंडल में होगा। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर मौसम की कोई घटना घटित नहीं होती है। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ओजोन लेयर कहाँ पर पाई जाती है, ये भी आपके समताप मंडल में ही पाई जाती है। मध्य मंडल में उल्कापात होता है। उल्कापिंड आने पर कहाँ पर जलेगा, तो मध्य मंडल में उल्कापात होता है। उल्कापिंड मध्य मंडल मेसोस्फीयर में जलेगा। ये सारी बातें मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दी। एक दो क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आप कर लोगे। राइट आंसर आयन मंडल यहाँ पर हो जाएगा। और जो अभी मैं बात कर रहा था आपसे इन गैसों की, कौन गैसीय है, चट्टानी है, बाह्य है, आंतरिक है, बड़ा है, छोटा है, इसको भी 1 मिनट में आप लोग यहीं पर समझ लो। शायद एक क्वेश्चन आपसे पूछे तो 1 नंबर आपका यहीं पर पक्का हो जाए। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी है जिसको समझना बहुत उपयोगी है। ग्रह आपके 2 प्रकार के हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। पहली बात मैं बात करूं आपसे आंतरिक ग्रहों की, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके आंतरिक ग्रह आ जाते हैं। आकार में भी अन्य ग्रहों की तुलना में ये आपके छोटे हैं। दूसरी तरफ बाह्य ग्रह या बाहरी ग्रह, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। सूर्य से ये दूर होते हैं। बाह्य ग्रह क्या होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं। आकार में ये बड़े होते हैं, गैसों से बने होते हैं, तरल पदार्थों से बने होते हैं, इसलिए इनको गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये बात मैंने क्लियर कर दी कि बाह्य ग्रह आपके कैसे होंगे, बड़े होंगे, सूर्य से दूर होंगे, गैस व तरल पदार्थ से बने होंगे। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये 4 ग्रह इसमें शामिल किए गए हैं। आंतरिक ग्रह में भी 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य से बहुत नजदीक हैं। बहुत नजदीक कौन सा ग्रह है, बुध है। ये चट्टान से बने होते हैं, इनको चट्टानी ग्रह बोलते हैं। दोनों बात आपकी क्लियर हो गई। क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग यहाँ से कर लेना। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग इन क्वेश्चन को यहाँ पर कर लोगे। ठीक है ना। तो और कुछ महत्वपूर्ण 1-2 जानकारी बताने को है, उनको भी यहीं पर आपको बता देता हूँ। फिर मैं आगे के क्वेश्चन की आपसे बात करता हूँ। सबसे पहले आपसे ये भी क्वेश्चन में देखने को मिलता है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इनका क्रम जान लो। फिर मैं आगे के क्वेश्चन की बात करूं। बुध सबसे नज़दीक है सूर्य से, दूसरे नंबर पर शुक्र, तीसरे पर पृथ्वी, चौथे पर मंगल, 5वें पर बृहस्पति, 6ठे पर शनि, 7वें पर यूरेनस, 8वें पर नेपच्यून। ये क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, ये भी पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्रहों को अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण, रोटेशन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। जितना बताना था उतना मैंने आपको बता दिया। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं, उनको एक जानकारी नहीं पता होगी तो मैं उनको एक जानकारी से अवगत करा देता हूँ। ठीक है ना। तो ये जो नोट्स आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये स्पेशल नोट्स आप लोगों के यूपी टेट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बनाए गए हैं। जितने भी लोगों को ये वाले नोट्स चाहिए, यूपी टेट एसएसटी नोट्स, एसएसटी आपसे 60 नंबर की पूछी जाएगी, सभी को पता होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, होम साइंस, म्यूजिक से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगा 60 नंबर का, जितना आपका सिलेबस में दिया गया है। ये नोट्स आप लोग ले सकते हैं। इन नोट्स में पॉइंटों को हाईलाइट किया गया जहाँ से पेपर में 1 से अधिक बार क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। ठीक, और इन नोट्स को लेना कैसे, एक नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको फटाक से नोट्स मिल जाएगा। नोट्स का प्राइस 299 रुपये है। नोट्स के साथ पूछे गए सभी वर्ष के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे 2011 से 2022 के। इन क्वेश्चनों की मुख्य विशेषता क्या रहेगी, मैंने इन क्वेश्चन को 1 लाइनर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके सामने आंसर को पढ़ लो, ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा। 4 विकल्पों की तुलना में इनको पढ़ना आपके लिए रिवीजन के लिए कारगर साबित होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मतलब कि सभी वर्ष के हैं ये क्वेश्चन, जिसमें 400 से ज़्यादा क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जिनकी आने की भी संभावना है, या उन क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से पूछा जाता है। नोट्स के साथ इन पीवाईक्यू को भी उसी प्राइस में आपको 299 में ही दोनों चीज़ एक साथ मिल जाएंगी। आपका थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा, अलग से आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जितने भी लोग सरकारी टीचर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको तो ये नोट्स लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको टेट क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग अभ्यर्थी देख रहे हैं, पेपर को पास करना है, नौकरी लेनी है, तो जल्दी से इन नोट्स को ले लीजिए, रिवीजन कर डालिए, पीवाईक्यू को पढ़ डालिए, पूरा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा, पेपर अच्छे से आपका क्रैक हो जाएगा। अब मैं आपको आगे के तमाम क्वेश्चन को कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है,
तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में दूरगामी परिणाम के रूप में भारत में किस सत्ता की नींव सुदृढ़ हुई? क्वेश्चन देखने में तो आपको आसान लगेंगे, जब पेपर आपके सामने हाथों में होता तब आप क्वेश्चन को आते हुए क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हो। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं, लेकिन पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा चेंज करके पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन है कि तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। पहली बात आपको पता होना चाहिए, तराइन का पहला युद्ध 1191 में, दूसरा 92 में, है ना। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। पहले युद्ध में चौहान जीत गए थे, दूसरे युद्ध में चौहान हार गए थे, ठीक है ना, जिसको बोलते तराइन का युद्ध। और तराइन का जो दूरगामी परिणाम क्या हुआ था, इसका परिणाम हुआ था कि तुर्की शासन आ गया था भारत में, ठीक है ना, तुर्की शासन भारत में आ गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल से ढका है? तो पृथ्वी पर कितना जल है आपको पता होगा, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। पृथ्वी पर पानी का प्रतिशत 71%, यानी कि 71% आपका जल है। तो राइट आंसर डी विकल्प इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण क्या था? 1236 की अगर मैं बात करूं तो ये रजिया सुल्तान शासिका बनती है। पहली मुस्लिम शासिका का नाम अगर आपसे पूछ ले तो रजिया सुल्तान को आप उत्तर मान लेना, ठीक है ना। तो इसका पतन का कारण क्या था? तुर्की सरदारों का विरोध एवं उनकी महत्वाकांक्षा, उनकी सैन्य विफलता, जनता का विद्रोह, आर्थिक संकट। उत्तर आपका पहला विकल्प हो जाएगा, तुर्की सरदारों का विरोध एवं उनकी महत्वाकांक्षा रजिया सुल्तान के पतन का मुख्य कारण थी। क्योंकि रजिया जो कपड़े पहनती थी ना अपने दरबार में, वो पुरुषों जैसा पहनती थी। जो अमीर लोग थे या जो सरदार थे, जो बगावती सरदार थे, विरोधी सरदार थे रजिया के विरोध के, तो वो इनका विरोध करते थे और इन्होंने षड्यंत्र करके रजिया को गद्दी से हटा दिया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ पर कहता है, भारत के किस राज्य से कर्क रेखा जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में होता है नहीं गुजरती? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, राजस्थान से, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, लेकिन उड़ीसा से आपकी नहीं गुजरती है। राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि नहीं गुजरती वाला आपसे पूछा गया है, ठीक, करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, मुगल कालीन प्रशासन और सामाजिक आर्थिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आईन-ए अकबरी किसने लिखा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग कर लेना, क्योंकि यहाँ से घुमा के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूजन आपका यहीं पर दूर हो जाएगा। आईन-ए अकबरी, मैं शुरू से शुरू की बात करता हूँ। जैसे सबसे पहले आप लोग समझो आईन-ए अकबरी है क्या। आईन-ए अकबरी को समझने से पहले आपको अकबरनामा को समझना पड़ेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, अकबरनामा। अकबरनामा क्या है? अकबरनामा एक किताब का नाम है, ठीक है ना। इस किताब का लेखक कौन है? लेखक तो आपका अबुल फजल है। यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका अबुल फजल हो जाएगा। अबुल फजल ने किताब लिख दी अकबरनामा। अकबरनामा को उसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट जिसमें अकबर के पूर्वजों का इसने वर्णन कर दिया पहले पार्ट में, ठीक है ना। पहले पार्ट में इसने अकबर के जो पूर्वज थे उनका वर्णन। दूसरा वाला जो पार्ट था, इसमें शासन की जो घटनाएं घटित हुई हैं, जो घटनाएं इसकी घटित हुई हैं उनका कालक्रम दूसरी वाले पार्ट में इसने कर दिया। किसने? अबुल फजल ने। जो तीसरा पार्ट है ना, तीसरे पार्ट का नाम इसने कर दिया आईन-ए अकबरी। आईन-ए अकबरी कर दिया, आईन-ए अकबरी। तीसरे वाले पार्ट का नाम क्या इसने कर दिया? आईन-ए अकबरी कर दिया। पेपर में आपसे पूछा जाता आईन-ए अकबरी कौन सा पार्ट है या कौन सी जिल्द है, तब आपका जवाब होगा तीसरी जिल्द या तीसरा पार्ट है। आईन-ए अकबरी जो है ना, इसमें सांख्यिकी दर्शन, रीति रिवाज, त्यौहार, है ना, कीमिया, दर्शन, सांख्यिकी, पद वेतन, सैनिक रख रखाव, ये सब कुछ किसमें वर्णन मिलता है? आईन-ए अकबरी में मिलता है। अबुल फजल ने इसको लिखा है। मैं आशा करता हूँ इस पॉइंट को आपने बेहतर से बेहतरीन ढंग से समझ लिया होगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने का प्रयास सिर्फ आपको अकबरनामा का किया है। यहाँ पर भी आप लोग समझ लो, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल अकबर का मित्र व दरबारी लेखक था। अकबरनामा के 3 पार्ट, पहली जिल्द में अकबर के पूर्वज, जिल्द का मतलब होता है पार्ट या भाग। दूसरी जिल्द में शासन की घटनाएं, तीसरी जिल्द जिसका नाम आईन-ए अकबरी इसने कर दिया।
अब आईने अकबरी से क्वेश्चन आता है पेपर में। आईने अकबरी, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, पद, वेतन, राजस्व, साम्राज्य का भूगोल का ब्यौरा, लोगों की परंपराओं और संस्कृति का वर्णन, इसमें विविध प्रकार की चीजें, फसल पैदावार, कीमतों, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकी विवरण आता है आईने अकबरी में। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहता है भूकंपीय तरंगों के मापन हेतु रिक्टर स्केल का उपयोग किए जाने वाले सिस्मोग्राफ का प्राथमिक कार्य क्या है। सिस्मोग्राफ का प्राथमिक कार्य क्या होता है? भूकंप का समय बताना, भूकंप का केंद्र खोजना, भूकंप की तीव्रता और परिणाम मापना, सुनामी की भविष्यवाणी करना। रिक्टर स्केल सिस्मोग्राफ का प्राथमिक कार्य भूकंप की तीव्रता और परिणाम मापना इसका होता है। सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में किस प्राचीन युद्ध तकनीक और बारूद के व्यापक उपयोग को पेश किया। बताइए। पानीपत का जो पहला युद्ध है ना 1526 में, इसमें गोला बारूद तोप खाने का भी प्रयोग बाबर ने किया था। यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? क्वेश्चन देखो, इसमें ये नहीं आपसे कहा है कि किन के बीच में हुआ था, क्वेश्चन अलग प्रकार से पूछा, लेकिन किसके बीच में हुआ था, उद्देश्य तो यही है क्वेश्चन का पूछने का। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, फिर 56 में, फिर आपका 1761 में, 3 युद्ध आपके हुए थे। अगला यहाँ पर कहता है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी एंडीज पर्वतमाला किस देश में स्थित है। ये ज्वालामुखी पर्वत है आपका कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा अगर आपसे पूछा जाए तो कोटोपैक्सी को टिक करके आ जाना, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ये इक्वाडोर में है। कहाँ पर? इक्वाडोर में स्थित है। अगला देखो क्वेश्चन आपसे कहता है भारत की मानक समय रेखा 82.5 ईस्ट और जीएमटी के बीच शुद्ध समय अंतराल क्या है। कितना समय अंतराल है? भारत की मानक रेखा कितनी है? इतनी है, ठीक। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 20 डिग्री 30 अंश, इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। और ग्रीनविच का टाइम के बीच का जो अंतर है ना, भारत का टाइम ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा आगे का है, 5.5 घंटा आगे। तो पहला विकल्प करेक्ट हो जाएगा। जैसे ग्रीनविच में 1 बजा है तो भारत में कितना बजेगा? 6:30 बजेगा शाम के। ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि भारत का टाइम 5.5 घंटे आगे का टाइम है। लोधी वंश का वह शासक कौन था जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। और आगरा शहर किसने बसाया था बताओ? आगरा किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने। क्या इस क्वेश्चन का आंसर सिकंदर लोधी हो जाएगा? लोधी वंश का वह शासक कौन था जिसने राजधानी को दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित किया था? सिकंदर लोधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस की संघनता पाई जाती है। ओजोन गैस किसमें पाई जाती है बताइए? ओजोन की परत किसमें पाई जाती है? तो समताप मंडल यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा। मैं आपको कई बार बताया। अगला देखो कहता है पृथ्वी के घूर्णन रोटेशन के कारण होने वाली मुख्य घटना क्या है। एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, दूसरा आपसे परिक्रमण गति से पूछता है। घूर्णन गति क्या होता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। रोटेशन होने में, घूर्णन करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। 24 घंटे को ही दिन रात के नाम से जानते हैं, है ना। तो क्या होता है? दिन रात होता है। दिन रात का होना किस कारण से होगा? किस पृथ्वी की कौन सी गति के कारण होगा? तो घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन व रातें होती हैं। ऋतु में परिवर्तन किस कारण होता है? यह आपके होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, परिक्रमण गति को पूरा होने में 365 अर्थात 1 साल का टाइम लगभग लगता है, बल्कि इससे ज़्यादा ही लगता है, थोड़ा सा घंटों में। समझ गए आप लोग? और भी इम्पोर्टेंट जानकारी होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कोई बात नहीं, आप लोग एक नज़र डाल के यहाँ से देख लो। पृथ्वी की गति 2 प्रकार की, एक घूर्णन दूसरी परिक्रमण। सबसे पहले यहाँ पर घूर्णन को समझो। घूर्णन गति, घूर्णन गति पृथ्वी, इसको दैनिक गति बोलते हैं, यानी कि दिन में पूरी हो जाती है, इसलिए इसको दैनिक बोलते हैं।
परिक्रमण ये वर्ष में पूरी होती है, इसलिए इसको वार्षिक गति बोलते हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर ही चक्कर लगाती है, ठीक है ना। और इसको घूमने में 365 दिन और कुछ 6 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन 6 घंटे सुविधा के लिए हम लोग जोड़ते नहीं, डायरेक्ट 365 दिन इसको मान लेते हैं। घूर्णन गति के कारण दिन व रात होते हैं। परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसको 24 घंटे का टाइम लगता है घूर्णन गति को, इसको 365 दिन का टाइम लगता है। एक क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में भी आया था, ठीक, अगर पृथ्वी घूमे ना, घूर्णन ना करे तो क्या होगा? तो होगा क्या? सूर्य के एक तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, यानी कि सूरज चमकता रहेगा। दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ अंधेरा पड़ेगा। जहाँ पर हमेशा सूरज चमकता रहेगा वहाँ पर लगातार गर्मी बढ़ेगी, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा तो वहाँ पर हमेशा ठंड पड़ेगी। तो जीवन आपका संभव नहीं हो पाएगा, ठीक। और पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, ये भी ऋतुओं का परिवर्तन का कारण होता है। तो दो बातें आपने मुख्य तौर पे यहाँ पर समझी कि घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है, परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। क्वेश्चन तो इनसे पूछे ही जाते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। इन नोट्स को जितने भी लोगों को चाहिए तो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अवश्य आप लोग ले लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, अकबर द्वारा स्थापित इबादत खाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, इबादत खाना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों का मिश्रण, है ना, सभी धर्मों का मिश्रण, सभी धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक चर्चा। डी विकल्प राइट आंसर। अगला यहाँ पर कहता है आपसे कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी किस अक्षांश पर स्थित है? ये आपका कितने पर है? 8 डिग्री 4 अंश नॉर्थ में आपका स्थित है। अगला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कहा है। क्या कहा है इसको समझ लीजिएगा। वल्लवन द्वारा शुरू की गई सिजदा और पाबोस प्रथा का उद्देश्य क्या था? सिजदा और पाबोस प्रथा क्या थी कि जो राजा था ना आपका वल्लवन, उसके सामने जितने भी सेनापति या उनके दरबारी लोग थे वो क्या करेंगे? घुटनों के बल झुकेंगे और उसके चरण चूमेंगे। किसके चरण चूमेंगे? वल्लवन के चरण चूमेंगे, ठीक है ना। ये भी एक प्रथा थी, सिजदा और पाबोस इसको बोलते हैं। सुल्तान की प्रतिष्ठा और निरंकुशता स्थापित करना ये दिखाता है, ठीक है ना। ए विकल्प। कोई शासक अपने पैर चूमने को बोलता है, या है ना, समझ लो आप लोग, वही है ये सिजदा और पाबोस प्रथा, अपने को शक्तिशाली घोषित करने जैसा निरंकुशतावादी। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? ओजोन की जो परत है ना, जो समताप मंडल में आपकी पाई जाती है, इसका क्षरण हो रहा है। क्यों क्षरण हो रहा है? क्योंकि सूर्य से जो आने वाली जो परावैगनी किरणें हैं वही इसको नुकसान पहुंचाती हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहता है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो हुआ था, महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? देखो, 1576 की अगर मैं बात करूं, महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हो रहा था, ठीक है ना। तो उस दौरान ये जो महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे, किसके बीच में ये युद्ध हुआ था? आपको ये तो पता होना चाहिए। 1576 की बात यहाँ पर हो रही है, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हो रहा था, ठीक है ना। अकबर का सेनापति कौन था और महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? मैं आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने को अभी कहूँगा। पहले उत्तर इसका जान लेते हैं। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति जो नेतृत्व कर रहा था हल्दी घाटी के युद्ध में, उसका नाम था हकीम खां सूरी। पहला बी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि अकबर की जो सेना से जो लड़ रहा था, नेतृत्व कर रहा था, अकबर का सेनापति कौन था? अकबर का सेनापति कौन था, मतलब कि कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध की मैं बात कर रहा हूँ, पता चले आप दूसरा ही बता दो, ठीक है ना। वो लेकिन हिंदू शासक था। विकल्प में आपको उत्तर दिख जाएगा। इन्हीं विकल्पों में से उस उत्तर आपका छिपा है, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे सभी से चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में करो, जो भी अच्छे से पढ़ता है। सौर मंडल का वह ग्रह कौन सा जिसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम है? जल के घनत्व से भी कम है, क्या होगा जवाब? शनि, मंगल, बृहस्पति, शुक्र। जल के घनत्व से भी कम है, क्या शुक्र का है? राइट आंसर शुक्र यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर शुक्र नहीं होगा, ठीक, क्या होगा? शनि होगा। शनि कैसा ग्रह है? बड़ा ग्रह है और ये गैसीय ग्रह है और इसका घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है शनि का। और सबसे ज़्यादा उपग्रहों की अगर बात करी जाए आपसे,
सर्वाधिक उपग्रह किसके पास में है? तो शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास में है। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के विजय अभियानों का नेतृत्व किसे सौंपा था? जफर खां को, मलिक काफूर को, उलुग खां को या नुसरत खां को? राइट आंसर हो जाएगा आपका मलिक काफूर। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के क्षेत्र वारंगल जैसे, देवगिरी जैसे क्षेत्रों को क्या कर लिया था? जीत लिया था। दक्षिण भारत के विजय अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, ये एक गुलाम था, इसको खरीदा गया था। मलिक काफूर ये किन्नर था। कौन था ये? पेपर में ये भी पूछ लेता है कि किन्नर कौन था शासक, तो मलिक काफूर किन्नर का मतलब उत्तर प्रदेश में अगर इसको बोलें तो इसको हिजड़ा बोल सकते हैं। कई किताबों में शुद्ध हिजड़ा इसको लिखा गया है। मलिक काफूर जो कि एक लंबा चौड़ा गोरा था, ऐसा किताबों में वर्णन देखने को मिलता है, अगर आप इतिहास की किताबें उठा करके देखोगे तो। ठीक, लेकिन क्वेश्चन फैक्ट पर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बी विकल्प को टिक कर देना है, बात खत्म। अगला देखो, प्रसिद्ध यात्री अल बरूनी किसके साथ भारत में आया था? ठीक है ना, 1 मिनट, ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि मलिक काफूर ने किन किन क्षेत्रों को दक्षिण भारत में जीत लिया था। उनसे सन से रिलेटेड यानी कि ईयर भी आपसे पूछ सकता है, या कौन कौन से इसने काम किए उसको भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सिलेबस का टॉपिक है आपका खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी है ना। अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक, और इसने सैनिकों का हुलिया लिखने का भी प्रणाली अपनाई थी, नगद वेतन देने की भी प्रणाली अपनाई थी, घोड़े पर दाग लगाने की भी प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। यहाँ पर लिखा है अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना, होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की। ये 3 राज्य आपकी SCERT किताब में बताए गए हैं, जहाँ से पेपर आपका छपेगा। देवगिरी है ना, जो तेलंगाना और होयसल, ये 3 राज्य आपके बताए गए मुख्य तौर पे, ये आपसे पेपर में बन सकता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। और यहाँ पर लिखा क्या है? यहाँ पर लिखा है अमीर खुसरो बबरनी अलाउद्दीन के दरबार में रहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो था इसने हौज खास बनवाया, 1000 खंबा महल का भी निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। ठीक है ना, समझ गए आप लोग टू द पॉइंट बातों को। अगला यहाँ पर देखो आप लोग, प्रसिद्ध यात्री अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी, मैंने कई बार आपको अल बरूनी बताया है। अल बरूनी की किताब का नाम भी आपसे पेपर में देखने को एक बार मिला है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ये किसके साथ आया था? तो यह आपके महमूद गजनवी के साथ आया था, है ना, गजनवी के साथ आया था, गौरी के साथ नहीं आया था ये। तो अल बरूनी की किताब का नाम क्या है? अल बरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम हो जाएगा? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इसकी किताब का नाम हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको तहकीक ए हिंद भी देखने को मिल सकता है, तहकीक ए हिंद भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों किताब एक ही हैं, ठीक है ना। यह भारत की खोज भी आपको देखने को मिल सकता है, तो भी आपका अल बरूनी ही उत्तर माना जाएगा। अगला, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश झुकी है? तो 23.5 डिग्री की अवस्था में यह झुकी हुई है। अगला, जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? अगर जो लोग रेगुलर वीडियो को देखते, भाई मुझे तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। कमेंट बॉक्स में करो आंसर, जो रेगुलर इस वीडियो को देखते हैं या पहली बार देख रहे हैं तो भी आप लोग करें कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। जहांगीर की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंग ने की थी। किसने? औरंगजेब ने। अब तो आपके सामने उत्तर निकल ही आएगा, ठीक है ना। ये औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए जहांगीर की, जहांगीर ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। अगला देखो, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका हो जाएगा राइट आंसर। शिवाजी का राज्याभिषेक 1764 में रायगढ़ में हुआ था, ठीक है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको? शुक्र को कहा जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लगभग आकार में पृथ्वी के समान है। इसको चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, इन नामों से भी जानते हैं इसको। अगला, हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय आया था? हर्षवर्धन।
तो हर्षवर्धन, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हर्ष का नाम भी हा से शुरू होता है, ह्वेनसांग का नाम भी हा से शुरू होता है। तो जवाब आपका क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा जवाब, ठीक है ना, ह्वेनसांग। इत सिंह फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उसके दरबार में यह आया था। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका इसकी किताब का नाम हो जाएगा। इंडिका किसने लिखी है? इंडिका लिखी है मेगस्थनीज ने, जो कि मौर्य शासन का वर्णन करती है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1980। 1980 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपने समझ लिया, राइट आंसर पहला हो जाएगा। देखो, 3 अधिनियम में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक तो वन संरक्षण अधिनियम आपका हो गया, ये वाला कब का हो गया? 1980 का हो गया। और 1972 का ये है वन्य जीव, जिसमें अगर वन्य जीव संरक्षण जोड़ दिया जाए तो आपका ये 72 वाला बन जाता है, ठीक है ना, संरक्षण। और 1986 ये पर्यावरण संरक्षण है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना 84 वाली, उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये आपका बनाया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के यह दरबारी कवि थे, और इनके दरबार में बर्नी भी रहा करता था। बर्नी और अमीर खुसरो, ये 2 व्यक्ति अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हुआ करते थे। अगला देखो, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की तो सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी हो जाएगी, जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था 1565 में, इसको राक्षसी ताड़ंग, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाम मैं भूल गया, राक्षसी तागड़ी का युद्ध, तांगड़ी, इस प्रकार से इसको, ये भी युद्ध के नाम से इसको जानते हैं। तो 1565 में ये विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बन गया था। बी विकल्प करेक्ट जवाब हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ठंडी परत मध्यमंडल, मेसोस्फीयर हो जाएगी ठंडी परत। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब, मैं आपको बता दिया हूं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, महमूद गजनवी ने भारत के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था मंदिरों की संपत्ति लूटना, साम्राज्य विस्तार करना, इस्लाम का प्रचार करना। गजनी ने तो मंदिर तो लूटे, ये तो बात में कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि इसने 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया, बिल्कुल लूट लिया। इतना धन लूटा कि गया अपना पूरा राजधानी इसने बना दिया। इस्लाम का प्रचार भी करना चाहता था। अब इन दोनों में से कौन सा आप टिक करोगे? तो इस्लाम का प्रचार यहाँ पर आप लोग टिक कर देंगे। करेक्ट जवाब आपका माना जाएगा मंदिर की संपत्ति लूटना। अभी तो हमने आपको समझाया कि ये मंदिर लूटता था, मंदिर का धन इसने अपनी राजधानी में लगा दिया। तो मुख्य उद्देश्य क्या था? मंदिरों को लूटना, खजाने को लूटना इसका उद्देश्य था। ठीक, अगला कहता है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मेस किस ग्रह पर है? ओलंपस मेस किस ग्रह पर है बताओ? ओलंपस मेस बुध पर, मंगल पर, बृहस्पति पर या शनि पर? करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा मंगल पर है। अकबर के काल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो टोडरमल का नाम यहाँ पर आपका आ जाता है। राजा टोडरमल उत्तरदायी था भूराजस्व व्यवस्था के लिए। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था। इसके बाद कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है शेर शाह और सूरी के बीच में 1540 में, जिसमें आपका जो हुमायूं है ये भाग जाता है जान बचा करके। अगला, सबसे पहले भारत के किस राज्य में सूर्य उदय होता है? सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, उदय होता है? तो पूरब के राज्यों में सबसे पहले निकलता है, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट जवाब आपका यहाँ पर हो जाएगा। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था कुंडन वन जो है ना कश्मीर में, कनिष्क के टाइम में। इसी टाइम आपका जो बौद्ध धर्म था 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है ना। तो कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इन चारों को जान लेना आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। यहाँ पर पॉइंट को समझो। बौद्ध संगीतियाँ पहली हुई थी 483 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी, महाकाश्यप के टाइम में हुई थी, राजा था अजात शत्रु। दूसरी कब हुई थी? दूसरी हुई थी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली जगह पर हुई थी, साबाकामी अध्यक्ष था, कालाशोक राजा था। तीसरी दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तीसरी आपकी 250
ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, मोगलीपुत्र अध्यक्ष था, अशोक राजा था। अशोक कब था? तीसरी वाली बौद्ध संगीति में था। कनिष्क आपके चौथी में था, वसुमित्र इसका अध्यक्ष था। कुंडलवल कश्मीर में यह की गई थी 72 AD में। कब? 72 ईस्वी में। चौथी इंपॉर्टेंट है और तीसरी चौथी इंपॉर्टेंट है, तो सारी की सारी इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग पढ़ लेना, या नोट्स में ये तो मैंने दे ही दिया है, तो वो लोग अच्छे से इसको पढ़ते रहें, है ना। टाइम को गवाया मत करें, पढ़ते रहिएगा आप लोग अच्छे से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह ही नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पहला विकल्प इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखो, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में लिखी। टू द पॉइंट समझो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। कोई 4 विकल्पों को दोहराया नहीं यहाँ पर जाता है, ताकि आपका टाइम मुझे पता है बहुत कीमती है। तो तुजुक ए बाबरी आपका तुर्की में लिखा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद तुजुक ए बाबरी लिखी थी, और इसको बाबरनामा में किसने कन्वर्ट किया था? बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये फारसी में थी, इसका अनुवाद किसने कर दिया? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी में अनुवाद कर दिया। यहाँ पर पॉइंट को आप लोग समझ लो। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी इसने खुद तुर्की में लिखी। फारसी अनुवाद इसको बाबरनामा बोलते हैं, फारसी में इसको बाबरनामा बोलते हैं तुजुक ए बाबरी को। इसको फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको अनुवाद किया था। बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही भी बोलते हैं। बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। पॉइंट को आपने अच्छे से यहाँ पर समझ लिया। अगला क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश जिसने तुर्कान ए चहलगानी का भी निर्माण किया था 40 दलों का। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम शोध, जो पहला अंटार्कटिका में जो स्थापित किया गया था पहला शोध संस्थान, उसको दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं, पहला वाला। और वर्तमान में और भी स्थापित किए जा रहे हैं। भारती भी भारत का, दक्षिण गंगोत्री भी, मैत्री भी, ठीक। लेकिन पहले का आपसे पूछा प्रथम, तो प्रथम बी विकल्प हो जाएगा। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन? उस्ताद अहमद लाहौरी था। अगला, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। ए विकल्प करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। गोदावरी नासिक से आती है आपकी। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को बोलते हैं। क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर 50 के 50 करा दिए। वीडियो को रखते हैं यहीं तक, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कम टाइम में आपको करा दिए गए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।